तो हमने देखो पीछे एक वीडियो के अंदर साइंस पढ़ाया था, साइंस के बारे में बेसिक बातें हम कर चुके थे, ठीक है। वहां पर मैंने ब्लड शुरू किया था टॉपिक, तो ब्लड को एक बार थोड़ा विराम देते हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पाचन तंत्र। अब ब्लड को विराम क्यों दे रहे हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण ब्लड को विराम दिया जा रहा है, क्योंकि ये ब्लड जो है वो हमारी ऑफलाइन क्लासों में हो चुका है, इसलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पाचन तंत्र। ब्लड को भी छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ब्लड को भी। पहले हम आज शुरू कर रहे हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है, पाचन तंत्र है, ठीक है। अब पाचन तंत्र की अगर बात करें कि पाचन तंत्र होता क्या है, सबसे पहले देखो पाचन तंत्र होता क्या है। अगर पाचन के बारे में बात करें तो हमारा क्या होता है कि हमने जो भोजन खाया, उस भोजन के हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स खा लिए, बड़े बड़े कणों को खा लिया, और उन भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन। अब देखो सबसे पहली बेसिक बात यह होती है कि हमने जो भोजन खाया, उस भोजन में हमने क्या क्या खाया है। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, उस भोजन में हमने खाया है कार्बोहाइड्रेट। क्या खाया है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे बात करूं तो उस भोजन में हमने खाया है क्या, प्रोटीन खाई है। तीसरे नंबर पे बात करूं, उस भोजन में हमने क्या खाया है, वसा खाई है। क्या खाई है, वसा। ये तीनों ही ऐसे होते हैं जो हमें क्या देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें पानी की, तो पानी जो है ना वो कभी भी शरीर में पचता नहीं है, लेकिन पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। उसी प्रकार मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थ या मिनरल या विटामिन की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन अगर इनकी हमारे शरीर में थोड़ी सी भी कमी हो जाए ना, तो हमें क्या हो जाती है, रोग पैदा होते हैं इनसे, ठीक है ना। तो एनर्जी देने वाले ये तीन ही हैं। अब देखो भोजन में हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, अब कार्बोहाइड्रेट खा चुके हैं हम। अब कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमने खाया तो कार्बोहाइड्रेट 100% पच जाएगा, नहीं पचता, वो धीरे धीरे पचेगा। अब धीरे धीरे देखो कैसे पचेगा। कार्बोहाइड्रेट पहले पचेगा तो ये जाएगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। पहले किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा में पचेगा तो पहले किसमें जाएगा, ग्लूकोज में जाएगा। अब ग्लूकोज जब कार्बोहाइड्रेट 100% पाचित यानी 100% पाचन पूर्ण हो जाता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, तो याद रखना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जब कुछ मात्रा में पचेगा तो पहले ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। इसी प्रकार हमारी प्रोटीन होती है। प्रोटीन जब कुछ मात्रा में पचेगी तो पहले चेंज होगी पेप्टाइड में। पेप्टाइड में चेंज होने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है, जब इस प्रोटीन का 100% पाचन पूर्ण होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एमिनो अम्ल में बदल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब है हमारे पास वसा। वसा जो होती है, पहली बार वसा प्रथम बारी में पचेगी तो ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, वसीय अम्ल में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी, वसीय अम्ल में। अब वसीय अम्ल में कन्वर्ट होने के बाद जब वसा का 100% पाचन पूर्ण हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ आई कुछ, हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक बात यह है कि ये तीन हमने खाए हैं, इन तीनों से ये तीन हमने बनाने हैं, बस। ये है क्या, पाचन। ये क्या होता है, पाचन होता है। अब पाचन है क्या, तो सीधी सी बात यह होगी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमने हमारे भोजन में खा चुके हैं, और इससे ये कैसे बना ये हमें सीखना है, ठीक है ना। कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन कैसे बन चुका है, प्रोटीन से एमिनो एसिड कैसे बना, वसा से ग्लिसरॉल कैसे बना, ये बात हमको क्या है, सीखनी है। अब देखो ये बीच में कंडीशन आएगी, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट 100% पाचित होगा तब ग्लाइकोजन में जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और खाते ही वो तो 100% पच गया, नहीं पचता, धीरे धीरे पचता है। पहले 20-30% में पचेगा, और जब ये 100% पाचित पूर्ण होगा तब किसमें जाएगा, ग्लाइकोजन में जाएगा। किसमें जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो बात समझ में आ गई पाचन तंत्र में कि पाचन तंत्र में क्या पढ़ना है, इन तीन को लेके चलना है, इन तीन से ये बता देना है कैसे बना, ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले तो ये उतार लो,
अब हमें नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ना है क्या, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद पढ़ते हैं। तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाना इसके, ठीक है ना। नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि पाचन की प्रक्रिया करवाते कौन है, डाइजेशन होता कैसे है। तो आप सभी जानते हो कि पाचन की प्रक्रिया कौन करवाते हैं, एंजाइम करवाते हैं। कौन करवाते हैं, एंजाइम करवाते हैं। अब एंजाइम करवाते हैं तो हमें अब थोड़ा सा और पढ़ना होगा इन एंजाइम के बारे में। तो डाइजेशन अगर बात करें तो डाइजेशन की प्रक्रिया कौन करवाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पाचन की प्रक्रिया एंजाइम करवाते हैं। कौन करवाते हैं, एंजाइम। अब एंजाइम की देखो बात करूं कि एंजाइम क्या होते हैं। सबसे पहले देखो हमारे शरीर में होती है ग्रंथियां। क्या होती है जी, ग्रंथियां। अब ग्रंथियां क्या होती है, इनसे देखो ग्रंथियां जो होती है ना, इन ग्रंथियों के द्वारा शरीर में 3 चीजों का स्त्रावण होता है। 3 चीजों का स्त्रावण देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, या तो इन ग्रंथियों के द्वारा या तो कोई जूस बनेगा, या कोई क्या बनने वाला है, रस बनने वाला है। या तो इन ग्रंथियों के द्वारा कोई भी जूस बनेगा या कोई रस बनेगा, जैसे हो गया पित्तरस हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो 2 नंबर पे बात करूं, इन ग्रंथियों से क्या बनने वाला है, एंजाइम बनने वाला है। तो एंजाइम कौन स्त्रावित करती है, ग्रंथियां स्त्रावित करती है। 3 नंबर पे इन ग्रंथियों से क्या बनने वाला है, हार्मोन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, हार्मोन। बात समझ में आई कुछ, कि इन ग्रंथियों से 3 चीजों का निर्माण होता है, या तो कोई जूस या रस बनेगा, या एंजाइम बनेगा, या क्या बनेगा, हार्मोन बनेगा। अब देखो होता क्या है, वे ग्रंथियां जो इन 2 का निर्माण कर दे, वे ग्रंथियां जो इन 2 का निर्माण कर दे, किन 2 का, या तो जूस बना दे या क्या बना दे, एंजाइम बना दे, उन ग्रंथियों को नाम दिया जाता है जी बहिस्त्रावी ग्रंथियां। क्या नाम देते हैं उनको, बहिस्त्रावी ग्रंथियां उनको कहा जाता है। और याद रखना मानव शरीर के अंदर कुल 7 बहिस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 7 बहिस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। अब दूसरी बात देखो, वे ग्रंथियां जो क्या बना दे, हार्मोन बना दे, वे ग्रंथियां जो क्या बना दे, हार्मोन बना दे, उन ग्रंथियों को नाम दिया जाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। क्या नाम देते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां उनको नाम दिया जाता है। उनको नाम क्या देते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां नाम दिया जाता है। और याद रखना मानव शरीर में कुल 9 अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, 9। बहिस्त्रावी ग्रंथियां कितनी होती है, 7। बहिस्त्रावी ग्रंथियां किनका निर्माण करती है, या तो जूस या रस बनेगा, या क्या बनेगा, एंजाइम। जो ग्रंथि हार्मोन बनाती है उसका नाम क्या होता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अब देखो वे ग्रंथियां जो इन तीनों का ही निर्माण कर दे, वे ग्रंथियां जो इन तीनों का ही निर्माण कर दे, मतलब क्या हो गया, जो जूस भी बना दे, एंजाइम भी बना दे, हार्मोन भी बना दे, उन ग्रंथियों को क्या नाम देते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है जी मिश्रित ग्रंथियां। क्या नाम दिया जाता है, मिश्रित ग्रंथियां नाम दिया जाता है। और मानव शरीर में टोटल कितनी मिश्रित ग्रंथियां हैं, तो याद रखना मानव शरीर में टोटल एक ही मिश्रित ग्रंथि है, जिसका नाम होता है क्या, अग्नाशय नाम है। जिसका नाम क्या है, अग्नाशय, या जिसको इंग्लिश में नाम देते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। तो बात समझ में आई कि ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों के द्वारा 3 चीजों का निर्माण होता है, या तो जूस बनेगा, या एंजाइम बनेगा, या हार्मोन बनेगा। वे ग्रंथियां जो जूस या एंजाइम बना दे उनका नाम क्या होता है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां।
वे ग्रंथियां जो हार्मोन बना दे, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और वे ग्रंथियां जो तीनों का निर्माण कर दे, मिश्रित ग्रंथियां। बहिस्रावी कितनी है मानव शरीर में? 7। अंतःस्रावी कितनी है? 9। और मिश्रित कितनी है? 1। अब आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में टोटल ग्रंथियां कितनी है? देखो 7, 9, 1 कितनी होगी जी? 17 होगी, लेकिन 17 नहीं होती। अब देखो कैसे, जो पैनक्रियाज या जो अग्नाशय होता है ना, ये अकेला 3 बार काउंट हो गया। देखो कैसे, ये एक बार तो बहिस्रावी ग्रंथियों में काउंट हो गया, एक बार अंतःस्रावी ग्रंथियों में काउंट हो गया, एक बार मिश्रित में आ गया। तो याद रखना, मानव शरीर में टोटल ग्रंथियां कितनी होती है? 15 ही होती है। अब जो अग्नाशय है ना, इनको मैं दोनों में पढ़ाऊंगा, इनको आपको बहिस्रावी में भी बताऊंगा, वहां पे एंजाइम बनेंगे, और अंतःस्रावी में पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा इसके द्वारा हार्मोन बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। अब देखो, तो ग्रंथियों के बारे में पता चल गया आपको। अब डाइजेशन की बात करते हैं, पाचन की बात करते हैं। तो अभी मैंने बात बोली कि पाचन की प्रक्रिया कौन करवाते हैं? एंजाइम करवाते हैं। अब एंजाइम करवाते हैं तो आप सीधी सी बात समझ गए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, हम पाचन की प्रक्रिया में बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। और कितनी बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे? टोटल 7 होती है, लेकिन पाचन में कितनी सहायक होती है? 4 ग्रंथियां पाचन में सहायक होती है। कितनी होती है? 4। पहले ये नोट करो, फिर इन 7 के नाम लिखाता हूं बहिस्रावी ग्रंथियों के क्या कुछ होते हैं। लिख लिए? अब देखो, ग्रंथियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बात की कि पाचन की प्रक्रिया एंजाइम करवाते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। अब देखो इधर, बहिस्रावी ग्रंथियों की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि मानव शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियां हैं कितनी? 7 है। अब 7 देखो, जो पाचन में 4 सहायक होती है, पहले वो देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं, तो हमारे पास क्या है? पाचन कहां से शुरू होता है? भोजन हमने कहां से खाया? मुख से खाया। और मुख से जब हमने भोजन खाया तो सबसे पहले भोजन जो है वो किस ग्रंथि से मिलेगा? जाके लारीय ग्रंथि के साथ मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो पाचन में पहली सहायक ग्रंथि कौन सी होगी? लारीय ग्रंथि। ठीक है। अब इस लारीय ग्रंथि के बाद भोजन आगे जाता है। अब आगे कहां जाएगा? तो हमारे कहां जाएगा? अमाशय में जाएगा, उदर में जाएगा, जठर में जाएगा। ठीक है। अब देखो, वहां पर पहुंचते ही यहां पर हमारे को मिलने वाली है कौन सी ग्रंथियां? जिनको आप बोल सकते हो जठर ग्रंथि बोल सकते हो। ठीक है ना। अमाशय में हमारा भोजन पहुंच चुका है। आम भाषा में अमाशय को क्या बोलते हैं? पेट कहा जाता है। ठीक है। उदर कहा जाता है, जठर कहा जाता है। 3 नंबर पे हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास क्या आएगा? यकृत आएगा। यकृत भी एक क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि है। 4 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं क्या? अग्नाशय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि अग्नाशय को दोनों में पढ़ाऊंगा, बहिस्रावी में भी पढ़ाऊंगा और अंतःस्रावी में भी। तो ये जो 4 ग्रंथियां हैं, यही क्या करवाती है? पाचन करवाती है। अब सर जी ये तो कितनी हुई? 4। आप कितनी बोल रहे हो? 7। अब 3 बच कौन सी गई वो देखो। सबसे पहले बात करूं तो पसीना ग्रंथियां, वे ग्रंथियां जिनके द्वारा किसका निर्माण होता है? पसीने का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरी देखो,
कौन सी है? दुग्ध ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि होगी? दुग्ध ग्रंथि। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट जो है, यहां पे लिख रहा हूं मैं 7 नंबर वाली, जिसको बोला जाता है अश्रु ग्रंथि। मतलब उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? आंसुओं का निर्माण होता है। इसका ही दूसरा नाम होता है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। अब देखो मैंने कहा पाचन में कितनी सहायक होती है? पाचन में 4 सहायक होती है। कौन कौन सी? लारीय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और क्या? अग्नाशय। अब ये 3 होगी जिनके द्वारा एक तो पसीने का निर्माण करेगी, एक दुग्ध का निर्माण करेगी, एक क्या करेगी? अश्रु यानी आंसू का निर्माण करेगी। अब देखो बात क्या आती है। अब पहली बात तो यही आती है कि सर पहले तो ये बताओ इन 7 में से बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे पहले ये याद रखना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। ये जो है ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? यकृत है। क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या है? तो याद रखना कौन सी होती है? यकृत होती है। अब देखो इधर, अब बात आती है कि ये तो सबसे बड़ी होगी, फिर सबसे छोटी कौन सी होती है? तो याद रखना ये जो अश्रु ग्रंथि या जिसको मैंने नाम दिया है टीयर ग्रंथि, ये जो ग्रंथि होती है ये होती है सबसे छोटी। ये क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी होती है? यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? टीयर ग्लैंड या अश्रु ग्लैंड होती है। समझ गए बात को? तो अब ये 7 की 7 बहिस्त्रावी ग्रंथियां नोट कर लो। यहां पर मैं आपको कितनी पढ़ाने वाला हूं? 4 ग्रंथियां यहां पे पढ़ाने वाला हूं। बची हुई 3 ग्रंथियां जो है इसी टॉपिक के बाद कवर करवा दूंगा। ठीक है ना? तो एक टॉपिक नहीं है पाचन तंत्र, 2 को कन्वर्ट कर रहा हूं। किस किस के साथ जोड़ रहा हूं इसको? बहिस्त्रावी ग्रंथियों के साथ और पाचन को तंत्र को भी। ठीक है ना? तो पाचन तंत्र के साथ साथ आपको एक और टॉपिक कवर करा रहा हूं जिसका नाम क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है ना? तो अभी हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, उसके साथ साथ आपको कवर करवाने वाला हूं क्या? बहिस्त्रावी ग्रंथियां भी। ठीक है? तो अब ये बहिस्त्रावी ग्रंथियां 7 की 7 नोट कर लो। लिख लिया? अब देखो थोड़ा सा पाचन तंत्र का आपको चार्ट बना के दिखाता हूं कि पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ना है, फिर अपने पाचन को शुरू करेंगे। ठीक है? एक बात तो मैंने बता दी कि हम यहां पे 4 बहिस्त्रावी ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। अब इधर देखो, पाचन तंत्र को मैं इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है? एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्या? तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं आहार नाल, एक तरफ मैं लिख रहा हूं आहार नाल, और दूसरी तरफ मैं इधर लिख रहा हूं क्या? बहिस्त्रावी ग्रंथियां। दूसरी तरफ मैं इधर लिख रहा हूं बहिस्त्रावी ग्रंथियां। इधर मैं क्या लिखूंगा? तो आप इधर देखोगे कि मैं लिखूंगा कि कौन कौन से आहार नाल के पार्ट आ रहे हैं। इधर मैं लिखूंगा कौन सी बहिस्त्रावी ग्रंथि कहां पाई जा रही है। देखो सबसे पहले ए नंबर पे मैं बात करूं तो भोजन हमने कहां से खाया है? मुख से खाया है। अब मुख में देखो सबसे पहले क्या क्या होता है। मुख के अंदर मैं अगर बात करूं तो मुख के अंदर वैसे 3 चीज होती है। देखो क्या क्या। एक नंबर पे बात करूं मुख में क्या है जी? दांत है। क्या है? दांत है। 2 नंबर पे बात करूं मुख में क्या है जी? जीभ है। क्या है? मुख में क्या है? जीभ है। अब आप बताओगे कि सर मुख में तो लार ही पाई जाती है, तो मैं इधर आपको बहिस्त्रावी ग्रंथियों में पहली ग्रंथि पढ़ाऊंगा। कौन सी ग्रंथि? लारीय ग्रंथि। कौन सी पढ़ाऊंगा? लारीय ग्रंथि पढ़ाऊंगा।
समझ गए बात? भी मुख के अंदर हमें कितनी चीज पढ़नी है? 3 चीज पढ़नी है। अब सबसे पहले देखो ऊपर मैंने क्या लिखा है? आहार नाल। एक होता है आहार नाल, एक होती है आहार नली, दोनों में फर्क होता है। आहार नाल क्या होता है? तो मुख से लेकर गुद्दा द्वार तक के भाग पूरे को नाम दिया जाता है आहार नाल। और आहार नली क्या होती है? तो आहार नली वो होती है जो मुख से आगे भोजन अमाशय तक पहुंचाने वाली जो नली होती है उसको नाम दिया जाता है आहार नली। अब आहार नाल की लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। अब आहार नाल का दूसरा भाग कौन सा आएगा? अब भाग का नाम आएगा आहार नली। अब जो भाग है वो कौन सा है? आहार नली है। पहले भोजन मुख से खाया, मुख में हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं, दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? लारीय ग्रंथि। फिर हम पढ़ने वाले हैं आहार नली। अब आहार नली है, आहार नली में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। जो भोजन मुख में जितना पच चुका है वो सीधा का सीधा पहुंचा देती है अमाशय में। कहां पहुंचा देती है? अमाशय में। तो अब तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो पढ़ने वाले हैं हम क्या? अमाशय। क्या पढ़ने वाले हैं जी? अमाशय। अब अमाशय पढ़ने वाले हैं। अमाशय की अगर बात करूं तो अमाशय के अंदर हम 2 नंबर वाली बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ने वाले हैं, जिसको मैंने नाम दिया था क्या? जठर ग्रंथि। क्या नाम दिया था? जठर ग्रंथि। तो समझ गए ना? अमाशय पढ़ेंगे। अमाशय को और क्या बोलते हैं? तो इसको उदर भी कहा जाता है, इसको जठर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जठर भी कहा जाता है। अब अमाशय के बाद भोजन कहां जाने वाला है? तो अमाशय के बाद भोजन 4 नंबर पे जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है हमारा छोटी आंत में। कहां पहुंचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत के अंदर मैं आपको 2 बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सी? एक तो पढ़ाने वाला हूं यकृत, और यकृत के बाद दूसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पे कौन सी? अग्नाशय। कौन सी पढ़ाऊंगा? अग्नाशय पढ़ाऊंगा। कौन सी पढ़नी है हमें? अग्नाशय पढ़नी है। तो जठर ग्रंथि जो है वो हमारे कहां है? अमाशय में। छोटी आंत में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यकृत और अग्नाशय। एक बात ध्यान रखना, कभी भी भोजन यकृत और अग्नाशय में बिना पचा हुआ भोजन कभी नहीं जाता। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? जो अपने एंजाइम होते हैं ना, वो भोजन बिना पचे हुए भोजन पर स्रावित करते हैं। और वो कहां कर स्रावित करते हैं? छोटी आंत में। अब देखो इसके बाद भोजन जाएगा कहां पे? बड़ी आंत में। कहां जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन कैसा जाता है? पचित भोजन जाता है। और पचित भोजन को यहां पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस पचे हुए भोजन को मल में परिवर्तित करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद एक भाग आता है गुद्दा द्वार। इस भाग में क्या होता है कि जो बड़ी आंत से जो मल आता है वो कुछ समय के लिए यहां पे रुकता है। उसके बाद जो भाग है इस गुद्दा द्वार भाग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इधर देख लो, इस आहार नाल में कितने भाग पढ़ने वाले हैं? तो ये हम 6 भाग पढ़ने वाले हैं। और ये जो 4 मैंने बहिस्रावी ग्रंथियां लिखी हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो बात कुछ समझ में आई कि क्या पढ़ने वाले हैं? तो पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया है मैंने। आहार नाल जो कितने मीटर का होता है? 9 मीटर का। और एक यहां पे पढ़ेंगे क्या? बहिस्रावी ग्रंथियां। अब सबसे पहले भोजन कहां से खाया है? मुख से। मुख में क्या क्या पढ़ रहे हैं? दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? लारीय ग्रंथि। उसके बाद भोजन जाएगा कहां? आहार नली में। आहार नली से कहां जाएगा? अमाशय में। अमाशय से कहां जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत से बड़ी आंत। बड़ी आंत से कहां जाएगा? गुद्दा द्वार। तो आप पाचन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड करके ये चार्ट बना लो पहले।
कर लिया नोट? लिख लिया? तो अब देखो नेक्स्ट सबसे पहले एक बात नोट करो कि पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू हो जाती है, तो याद रखना पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। कहां से शुरू हो जाती है? मुख से। अभी मैंने आपको बताया कि मुख में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? लारीय ग्रंथि। अब सबसे पहले एक नंबर पे मैं आज शुरू कर रहा हूं, वो है हमारे पास क्या? दांत। अब दांत देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दांतों का अध्ययन जो है वो साइंस की कौन सी ब्रांच में करते हैं। दांतों को साइंस की कौन सी ब्रांच में हम पढ़ते हैं? तो एक ब्रांच है जिसका नाम है अडेंटोलॉजी। साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है अडेंटोलॉजी, और एडेंटोलॉजी के अंदर सिर्फ किसको पढ़ा जाता है? दांतों को ही पढ़ा जाता है। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं किसके दांतों की? मानव के दांतों की। मानव के दांत जो होते हैं ना, वो होते हैं द्विबारदंती। कैसे दांत होते हैं? द्विबारदंती। द्विबारदंती का मतलब होता है कि मानव जीवन में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। अब द्विबारदंती दांत होते हैं तो इन दांतों को ही 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भागों में कैसे बांटा जाता है? एक दांत तो होते हैं जी अस्थायी दांत, एक दांत होते हैं अस्थायी दांत, और दूसरे दांत जो होते हैं उनको बोलते हैं स्थायी दांत। 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो कौन से दांत हो गए जी? अस्थायी दांत, और दूसरे कौन से हो गए? स्थायी दांत हो गए। अब सबसे पहले ये देखो, अस्थायी दांतों को बोला जाता है दूध के दांत। इनको बोल सकते हो दूध के दांत भी। दूसरा नाम इनको दे सकते हो, कौन से दांत? दूध के दांत भी इनको कह सकते हो। तो अस्थायी दांत या दूध के दांत, और एक कौन से होते हैं? स्थायी दांत। अब देखो, अस्थायी दांतों की बात करूं तो इनकी संख्या होती है कितनी? 20। इनकी संख्या कितनी होती है? 20। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है जी 12। कितनी होती है? 12। समझ गए बात को? अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि मानव जीवन में ऐसे कितने दांत होते हैं जो 1 बार आते हैं, और मानव जीवन में ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। तो याद रखना, मानव जीवन में ये जो मैं 20 दांत लिख रहा हूं ना, ये ऐसे दांत होते हैं जो 1 बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं। तो आप बोलोगे 20 दांत ऐसे होते हैं जो कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। और 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ कितनी बार आएंगे? 1 ही बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 1 ही बार आएंगे। तो यहां पर देखो, दांतों का अध्ययन करते हैं किसमें? एडेंटोलॉजी में। और जो दांत होते हैं वो मानव जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? द्विबारदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विबारदंती। इस द्विबारदंती के हिसाब से दांतों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं अस्थायी दांत, एक कौन से होते हैं? स्थायी दांत। मतलब ये ऐसे दांत होते हैं जो टूट भी सकते हैं, और ये ऐसे दांत होते हैं वो नहीं टूट सकते। ये दांत कभी टूट नहीं सकते, बुढ़ापे में जाके तो टूटेंगे, लेकिन पहले नहीं टूट सकते, और तब तक नहीं टूट सकते जब तक आप किसी के साथ झगड़ा वगैरह नहीं करोगे। ठीक है? तो झगड़ा करोगे तो टूटेंगे। तो अब ये दांत 2 टाइप के बता दिए द्विबारदंती में। तो सबसे पहले हम ये दांत पढ़ेंगे कौन से? स्थायी दांत। कौन से पढ़ेंगे? स्थायी दांत। ठीक है ना? तो अब आप पहले लिखो दांत।
बताएंगे। परमानेंट दंत सूत्र क्या होता है वो भी बताएंगे। कर लिया नोट। अब देखो इधर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन से दांत? स्थायी दांत। अब स्थायी दांतों की बात करूं तो स्थायी दांतों के अंदर हमारे पास टोटल दांत आगे कितने? 32 आगे। स्थायी दांत 12 बताए थे, भी 12 तो एक ही बार आएंगे और इधर वाले भी तो आएंगे ना, तो टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कौन से दांत? स्थायी दांत। फिर हम पढ़ेंगे अस्थायी दांत। अब स्थायी दांत का मतलब क्या होता है वो देखो। टोटल दांत कितने हो गए? 32। 20 और 12 हो गए ना 32। अब ये जो दांत होते हैं स्थायी दांत, ये कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप के दांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं कृतनक। उसके बाद 2 नंबर पे बात करूं तो होते हैं रदनक। उसके बाद बात करें तो 3 नंबर पे आता है च्वर्णक। उसके बाद बात करें तो होता है अगर च्वर्णक। क्या होता है? अगर च्वर्णक। तो दांतों के टाइप का पता चला। कितने टाइप के दांत हो गए? 4 टाइप के। स्थायी दांतों को आगे कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से हैं? कृतनक, रदनक, च्वर्णक, अगर च्वर्णक। अब देखो, कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक और च्वर्णक, अब इनकी संख्या कैसे होती है? 32 दांतों में ये कितने कितने होते हैं? तो देखो, इनकी संख्या होती है 8, 4, 8, 12। ये इनकी क्या होती है? संख्या होती है। अब नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं मैं इनके काम, कि इनके काम क्या होता है। काम की बात करूं तो सबसे पहले क्या है? कृतनक। कृतनक में क्या दिख रहा है? कै दिख रहा है। दिख रहे हैं ना? अब कै दिख रहा है तो आपको इनका काम याद रखना है। कैसे? क्या याद रखना है? काटने का। तो भोजन को काटने का काम कौन से दांत करते हैं? कृतनक दांत करते हैं। कौन से दांत करते हैं? कृतनक। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं दांत कौन से जी? रदनक आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? रदनक। अब रदनक की बात करते हैं कि रदनक दांत क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं भोजन को चीर फाड़ का काम करते हैं। ये काम करते हैं क्या? भोजन की चीर फाड़ करने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक दांत करते हैं। कौन से काम करते हैं? रदनक। च्वर्णक का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को पीसना या चबाना। ये काम क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। अगर च्वर्णक का क्या काम होता है? तो देखो, अगर च्वर्णक जो होते हैं ना, ये काम करते हैं, अगर सीधी सी बात बताऊं, अगर च्वर्णक कौन से दांत होते हैं? जो हमारी लास्ट में जो जाड़ें होती है ना, उनको नाम दिया जाता है क्या? अगर च्वर्णक। अगर च्वर्णक जो होते हैं ये काम करते हैं भोजन में लार मिलाने का। ये काम क्या करते हैं? भोजन में लार मिलाने का काम करते हैं। भोजन में लार मिलाने का काम कौन से दांत करते हैं? अगर च्वर्णक। तो बात समझ में आई। स्थायी दांत कितने हो गए? 32 हो गए ना? 32। 8, 4, 8, 12 ऐसे याद रखोगे। संख्या कैसे याद रखोगे? 8, 4, 8, 12। कर्म आपको यही पढ़ना है। पहले कृतनक, फिर रदनक, फिर च्वर्णक, फिर क्या? अगर च्वर्णक। काम कैसे बन जाएगा? काटना। रदनक चीरफाड़ का, च्वर्णक पीसने का, अगर च्वर्णक भोजन में लार मिलाने का। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो पहले।
अब देखो नेक्स्ट, ये तो बात कर ली हमने किसकी, दांतों की। स्थायी दांत कितने हो गए, 32 हो गए। अब देखो थोड़ी सी बताता हूं कि दांत कैसे होते हैं, ठीक है ना। अक्कल के भी दांत होते हैं, वो भी बताऊंगा कैसे होते हैं, कब आते हैं वो भी। अब देखो दांतों की बात करूं तो इस तरह से हमारे दो जबड़े बने हुए हैं, एक ऊपर वाला है, एक इस तरह से नीचे वाला जबड़ा होता है ना। अब देखो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है ना, उस जबड़े की एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम होता है मैक्सिलरी हड्डी। उस जबड़े की हड्डी का नाम होता है मैक्सिलरी हड्डी, और इस कारण ऊपर वाले जबड़े को नाम दिया जाता है मैक्सिलरी जबड़ा। क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी जबड़ा कहा जाता है। नीचे वाले जबड़े की हड्डी का नाम होता है मैंडिबल। क्या नाम होता है, मैंडिबल। तो इसलिए इस जबड़े को नाम दिया जाता है मैंडिबल जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े का क्या नाम होता है, मैक्सिलरी जबड़ा। किसके आधार पर रखा गया है नाम, हड्डी के नाम पर। ऊपर वाले जबड़े की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है क्या, मैक्सिलरी। इसलिए उस ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी जबड़ा। नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिबल जबड़ा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कृतनक दांतों की। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना मैंडिबल ही होती है। ये मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है कौन सी, मैंडिबल। कभी टूटती नहीं है। किसी की सुना है क्या जबड़े की हड्डी टूट गई, टूटती नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सरक जाती है, ठीक है ना, ये सुना है हमने। तो मैंडिबल हड्डी जो होती है नीचे जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है, और कभी टूटती नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सरक जाती है, ठीक है ना, मूवेबल होती है, गतिमान होती है। अब देखो कृतनक दांतों की बात करूं, संख्या कितनी होती है, 4। ऊपर के इस तरह के 4 दांत, ये 4 दांत, इधर के ये 4 दांत, ये 4 दांत कौन से होते हैं जी, कौन से दांत है ये, कृतनक। कौन से दांत है, कृतनक। अब देखो इधर से काउंट करके ये 5वां दांत जो सबसे तीखा होता है, इधर से काउंट करके ये 5वां दांत जो सबसे तीखा होगा, इधर से काउंट करके ये 5वां दांत जो सबसे तीखा है, और इधर से काउंट करके ये जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। और क्या होते हैं, सबसे तीखे दांत होते हैं। समझ गए बात को। ऊपर के ये 4 दांत छोड़ दो, ये 4, इधर का 5वां दांत, इधर का वापस 5वां दांत, ये दांत कौन से होते हैं, रदनक होते हैं। कौन से होते हैं, रदनक। अब इसके बाद रदनक के बाद कौन से दांत आते हैं, च्वर्णक होते हैं। कितनी संख्या है, 8 है। अब 8 संख्या है तो देखो इधर इस रदनक के 2 दांत इधर ऐसे, और इसके 2 दांत इधर, और इसके 2 दांत इधर ये वाले, और इसके 2 दांत इधर ये वाले। ये जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, च्वर्णक बोलते हैं। ये कौन सा दांत है, रदनक है। ये कौन सा दांत है, कृतनक है। ये कौन सा दांत है, ये होता है च्वर्णक। और ये जो लास्ट में 4 बच गई ऐसे, वो हमारी क्या होंगी, जाड़ें होंगी, और उनको क्या बोलते हैं, अगर च्वर्णक। बात समझ में आ गई। तो अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे कौन से दांत दिखाई देते हैं, स्माइलिंग में कौन से दांत दिखाई देते हैं, कृतनक दिखते हैं। कौन से दिखते हैं, कृतनक दिखते हैं। उसके बाद पूछेगा कि शेर जो होता है, या आपसे पूछेगा जो मांसाहारी होते हैं वो अपने भोजन का चीर-फाड़ कौन से दांतों से करते हैं, कौन से करेंगे, रदनक से करेंगे। फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर पूछेगा कि बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, कृतनक आते हैं। मानव जीवन में भी पूछ लेना कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, तो कृतनक ही आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछेगा कि जो हाथी होता है उसके 2 बाहर निकले हुए दांत किस प्रकार के होते हैं, हाथी के बाहर निकले हुए दांत किस टाइप के होते हैं। तो याद रखना हाथी के 2 ऊपर बाहर निकले हुए दांत मैक्सिलरी जबड़े यानी ऊपर वाले जबड़े के कृतनक दांत होते हैं। कौन से होते हैं, कृतनक होते हैं। तो याद रखना हाथी के 2 बाहर निकले हुए दांत कौन से दांत होते हैं, तो ऊपरी जबड़े के कौन से दांत होते हैं, कृतनक दांत होते हैं। कौन से होते हैं, कृतनक दांत होते हैं, ठीक है ना। ऊपरी वाले जबड़े का नाम होता है मैक्सिलरी, नीचे वाले का क्या होता है, मैंडिबल होता है। अब देखो इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट बात करें ना दांतों की, तो दांतों का ये जो सफेद वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है डेंटिन। ये जो सफेद वाला भाग होता है, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है क्या? डेंटिन। क्या नाम दिया जाता है? डेंटिन। और ये जो डेंटिन भाग होता है ना, इस डेंटिन भाग के ऊपर एक परत बनती है, और उस परत का नाम क्या होता है? तो उस परत का नाम होता है इनामेल। एक परत बनती है जिसका नाम होता है इनामेल। और याद रखना, इनामेल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। तो याद रखना, जो हमारे दांत होते हैं उनका जो सफेद भाग होता है उसको डेंटिन कहा जाता है, और डेंटिन के ऊपर एक परत बनती है जिसका नाम होता है क्या? इनामेल। और याद रखना, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। अब अगर पूछ ले कि इनामेल में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना, इनामेल में पानी की मात्रा 0% होती है, पानी होता ही नहीं है। ठीक है। अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि ये तो आप मानव की बात कर रहे हो, पादप में अगर पूछे कि पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें भी पानी की मात्रा कितनी होती है? 0% होती है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट ये वाला लिख लो। तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है। कल इनके भी आगे बताऊंगा, स्थायी दांत, अस्थायी दांत, इनके दंत सूत्र कैसे बनते हैं, वो सब बात करेंगे अपने कल। ठीक है।